एस इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ना है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको बैकग्राउंड वाली थोड़ी सी हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है कि हमने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कम करने वाली जो दवाई बनाई थी वो थी डाईयूरेटिक्स, जो ब्लड के वॉल्यूम को कम करती थी और ब्लड का प्रेशर कम हो जाता था। लेकिन डाईयूरेटिक्स की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी, यानी डाईयूरेटिक्स को ना ही हम किडनी फेलियर के पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते थे, ना ही हार्ट फेलियर के पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते थे, ना डायबिटीज़ के पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते थे, और ना ही बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो हमें ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत थी जो इन पेशेंट में भी इस्तेमाल हो सके, इसीलिए हमने एस इनहिबिटर्स को बनाया। एस इनहिबिटर स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन के पेशेंट में इस्तेमाल होगी, जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई है। हार्ट फेलियर के पेशेंट में इस्तेमाल होगी, किडनी फेलियर के पेशेंट में इस्तेमाल होगी, और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इस्तेमाल होगी। स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। अब एस इनहिबिटर्स ब्लड प्रेशर को कम कैसे करते हैं, उसके लिए आपको रैस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारे किडनी के अंदर जेजी सेल्स होते हैं जिनका नाम है जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। उनके पास बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस कम प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और फ़ौरन एक एंजाइम बनाते हैं जिनका नाम है रेनिन। इसी तरह हमारा लिवर भी कंटिन्यूसली एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बना रहा होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन, ताकि जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर कम हो ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेस कर सके। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 जब लंग्स के पास जाता है तो लंग्स के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, और एंजियोटेंसिन 2 ही सबसे मेन काम की चीज़ है। अब ये क्या क्या करेगी, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स के पास जाएगा और ब्लड वेसल्स की वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, यानी तंग करवा देगा। जैसे ही ब्लड की वेसल्स तंग होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा। किडनी के पास जाएगा और किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनको कहेगा कि आप एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करो। जैसे ही एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है तो किडनी के अंदर से वाटर और सोडियम की रिटेंशन होती है और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये हार्ट के पास जाएगा और हार्ट की कार्डियक आउटपुट और इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कर देगा। बेसिकली ये हार्ट का प्री लोड और आफ्टर लोड इंक्रीज़ करता है। प्री लोड का मतलब यह है कि हार्ट के अंदर कितनी जल्दी ब्लड आएगा, और आफ्टर लोड का मतलब यह है कि कितनी जल्दी वो पंप करेगा और ब्लड बाहर चला जाएगा। तो जब हार्ट की कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो उसका प्री लोड और आफ्टर लोड भी बढ़ जाएगा, और इसका मतलब यह है कि हार्ट का रेट बढ़ गया। तो अगर हम इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें तो बेशक किडनी रेनिन रिलीज कर दे, बेशक लिवर एंजियोटेंसिन रिलीज कर दे, बेशक वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में ही नहीं कन्वर्ट होगा तो ना ही ब्लड वेसल्स की वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ना ही किडनी एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगी, ना ही आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ना ही उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो एस इनहिबिटर्स का मेन काम ये होगा कि वो आके इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी ताकि आपके पास एंजियोटेंसिन 2 ना बन सके। इनकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैपोटिन है जो हमारे हर घर के अंदर मौजूद होती है। जैसे ही हमारे घर में किसी भी बंदे का ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है तो हम कैपोटिन की एक टैबलेट लेते हैं और उसकी ज़ुबान के नीचे रख देते हैं, और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है एस इनहिबिटर्स की। अब नेक्स्ट हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं कि किस तरह एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करती हैं और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं, किडनी के ऊपर एक्ट करती हैं और एल्डोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हैं, और हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगी तो आपके हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देंगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम ब्लड वेसल्स की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारी बॉडी की कोई भी ब्लड वेसल्स है, जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगी, इस स्मूथ मसल्स के ऊपर आके एक्ट करेगी। स्मूथ मसल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है, ये उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगी। जैसे ही ये उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में कैल्शियम आइंस अंदर आएंगे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आपस में क्रॉस ओवर होंगी और आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। यानी अगर आपकी ब्लड वेसल्स पहले इतनी बड़ी हैं तो उसके बाद इतनी छोटी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, इट आल्सो डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, यानी ये एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को भी कम कर देंगी और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एल्डोस्टेरॉन हमारे ब्लड प्रेशर को तेज़ कैसे करता है, उसके बाद हमें समझ आएगा कि अगर एल्डोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है। ये हमारे हैं किडनी। किडनी के अंदर इस तरह के लार्ज क्वांटिटी में नेफ्रॉन्स होते हैं, तो उसकी ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है इसमें से हर चीज़ बाहर आ सकती है, यानी ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, लिपिड्स भी, वाटर भी, सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली होता है इसमें से सिर्फ वाटर बाहर निकल सकता है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली में से सिर्फ साल्ट बाहर निकल सकती हैं, और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है इसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती। अगर इसमें से किसी भी चीज़ ने ब्लड के अंदर जाना है तो इसके लिए हार्मोन का यहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हार्मोन होगा तब ही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कोई चीज़ बाहर जा पाएगी। तो इसीलिए या तो एडीएच आके यहाँ पर एक्ट करता है और वाटर को अब्जॉर्ब करवा लेता है,
या तो एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है और वाटर और साल्ट्स को अब्जॉर्ब करवा लेता है और ब्लड का प्रेशर रेज हो जाता है। तो जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कम होगा ये एंजियोटेंसिन 2 आएगा और किडनी के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, ये उसके ऊपर एक्ट करेगा। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा तो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होती हैं, वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेंगे। एल्डोस्टेरॉन फौरन जाएगा नेफ्रॉन्स की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेगा। अगर हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक सेल बाहर निकाल के यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक सेल है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद होता है जिसका नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एल्डोस्टेरॉन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है और फौरन यहाँ पर इंट्रासेलुलर चेंजेस आती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होती है और वो कुछ प्रोटीन चैनल्स बनवाती है। वो प्रोटीन चैनल्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर आके ये जो ल्यूमेन वाली साइड है, यानी ये वाली जो साइड है ल्यूमेन वाली, यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे। इनको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। अब ये एक्वापोरिन्स क्या करेंगे, ये जो ब्लड के अंदर जितना वाटर जा रहा होगा, जितना साल्ट जा रहा होगा, उसको यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेंगे, सेल के अंदर ले जाएंगे और सेल से यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर ले जाएंगे और ब्लड का प्रेशर तेज हो जाएगा। तो अगर हम इस एल्डोस्टेरॉन के कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो ये एल्डोस्टेरॉन ये एक्वापोरिन्स नहीं बनाएंगे। एक्वापोरिन्स नहीं बनाएंगे तो ना ही यहाँ से साल्ट जा सकता है ना ही वाटर जा सकता है, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या है, ब्रेडिकाइनिन हमारी बॉडी के अंदर एक साइटोकाइंस है। अब ब्रेडिकाइनिन हमारी बॉडी के अंदर कब बनता है, जब आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो आपकी जो सेल्स होते हैं वो ब्रेडिकाइनिन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। तो ये क्या करेगी, ब्रेडिकाइनिन को ही तोड़ना स्टार्ट कर देगी। तो जब ब्रेडिकाइनिन टूटेगा तो उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन बनती है। तो ये दोनों क्या करेंगी, वेजोडाइलेशन करेंगी, यानी आपकी ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ा देंगी। तो जब आपकी ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जो एंजियोटेंसिन 2 होते हैं ये आपको मैंने बताया हार्ट के ऊपर भी एक्ट करते हैं और उनका प्री लोड और आफ्टर लोड बढ़ा के उनकी कॉन्टैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये जो एस इनहिबिटर्स होंगे ये हार्ट की प्री लोड और आफ्टर लोड को कम कर देंगे। जब हार्ट का प्री लोड और आफ्टर लोड कम होगा तो वो कम पंप करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। इसकी जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट है वो है ड्राई कफ। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स। ड्राई कफ इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स। दूसरा साइड इफेक्ट है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा में ये होता है कि आपके जो हाथ हैं और आपका जो फेस है स्पेसिफिकली ये बहुत ज्यादा फूल जाता है। अगर आपके फेस को हाथ लगाया जाए तो पूरा का पूरी उंगली अंदर चली जाती है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, यानी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन कर सकता है, रैशेस भी हो सकती हैं और आपको फीवर भी हो सकता है। लास्ट है ड्रग्स कौन कौन सी है। इसकी जितनी भी ड्रग्स होती है ना उसके एंड में प्रिल आता है, प्रिल प्रिल प्रिल। तो सबसे मेन ड्रग है कैप्टोप्रिल, इनारप्रिल, क्यूनोप्रिल, रामीप्रिल। कैप्टोप्रिल, इनारप्रिल, क्यूनोप्रिल, रेमीप्रिल। तो ये सारा कुछ हमारे पास एस इनहिबिटर से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।